ऊपर एक रडार ऐसे लगा हुआ है, हम क्या करें? सपोर्टिव इन्वायरमेंट जो रहा है वो आपने क्यों सोचा कि ऐसे बच्चे होने चाहिए? उर्दू बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को कभी कभी ये लोग दिमागों में रखते थे कि ये कमजोर है। हमने अपने आप को तो मजबूत किया, बहुत फीस लेके अपनी यूनिवर्सिटी को नहीं चला सकते, हमको गवर्नमेंट से ही लेना। उसके अलावा हमने अपना एक उनके ऊपर रडार रख दिया। चूंकि मदरसा बैकग्राउंड से बच्चे आते थे तो उनकी एबिलिटी पे शक कर, जो चाहे वो कर सकते हैं। अगर आप हिम्मत करो और सोचो किसी चीज को तो वो आप कर ही लोगे। जॉब सीकर न रहिए, जॉब प्रोवाइडर रहिए। अब आप देखिए एआई से क्या क्या नहीं हो ये सब फिर रामायण और महाभारत उसको उर्दू में ट्रांसलेट करना। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। मैं सालेह वसीम और आप देख रहे हैं एमसीजे डिपार्टमेंट की डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमारा खास पॉडकास्ट एपिसोड उर्दू मीडिया 2.0। आज का दिन हमारे लिए इसलिए ही खास नहीं है क्योंकि हम एक मीनिंगफुल एकेडमिक बातें करने वाले हैं। आज का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि एमसीजे डिपार्टमेंट के मीडिया स्टूडियो का इनॉग्रेशन हुआ है। एक ऐसी रियलिटी जो मीडिया लर्निंग इन्वायरमेंट को और मजबूत बनाती है। आज के इस खास पॉडकास्ट एपिसोड में हम एक ऐसे शख्सियत से बात करने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी तालीम, तहजीब और तहकीक के मैदान में अपनी एक ख़ास पहचान बनाई है। इनकी क़यादत में मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी ने एकेडमिक डेवलपमेंट, रिसर्च, इनोवेशन, कैंपस कल्चर के हवाले से कई अहम माइलस्टोन्स भी हासिल किए हैं। आज हमें बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे साथ मौजूद है ऑनरेबल वाइस चांसलर पद्मश्री प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन साहब। आज हम इनसे इनके एकेडमिक सफ़र, नए प्रोग्राम्स, यूनिवर्सिटी विज़न, कल्चरल इनोवेशन के हवाले से गुफ्तगू करने वाले हैं। सर, आपका दिल से खैर मकदम है। सर, सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि सर, आपका जो एकेडमिक जर्नी रहा है, आपने कैसे शुरू किया, कौन सा अहम वक्त था और कौन सा इम्पॉर्टेंट आपका वो वक्त था, उस जर्नी के बारे में बताएं सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। मैं रहने वाला तो बनारस का हूँ, मगर मैंने +2 के बाद जो है वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, डिड माई ग्रेजुएशन। फिर मैं JNU गया, वहाँ मैंने अपनी PhD की और अपना टीचिंग करियर शुरू किया। इन ए नटशेल ये रहा कि मैंने कोई 42 बरस JNU में गुजारे। उसके बाद गवर्नमेंट ने ये मुनासिब समझा कि मुझे इस प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर की हैसियत से भेजा जाए, तो मैंने यहाँ एज वाइस चांसलर 2021 में ज्वाइन किया। आप जब यूनिवर्सिटी ज्वाइन किए थे तो आपका सबसे पहला विज़न क्या था? देखिए, यूनिवर्सिटी को कहीं भी किसी भी नई जगह को समझने के लिए थोड़ा सा वक्त होता है। बगैर उसके ज़रूरत आपकी पूरी नहीं हो सकती और आप कोई ऐसा विजन नहीं रख सकते। तो यहाँ आने के बाद एक तो ये है कि वो इमीडिएटली कोविड के बाद का पीरियड था। जी जी। बहुत सारी जानें तलफ हो चुकी थी, स्टूडेंट्स हॉस्टल में नहीं आ रहे थे। तो मैंने इसको सोचा कि ये कैंपस सबसे पहले लाइवली कैंपस होना चाहिए जी, और जहाँ हेल्थ के ऊपर पूरा फोकस होना चाहिए। तो बच्चों को भी जो बुलाया गया वो इस सूरत से बुलाया गया कि वो यहाँ आके फिर किसी किस्म के शिकार न हो। और धीरे धीरे ये कैंपस आगे बढ़ा और मुझे वो लोग मिले कि जिनके अंदर एक काम करने की सलाहियत थी। उनके साथ मिल के अच्छा लगा काम करने में। मैं अपने आप को फिर अजनबी नहीं समझने लगा, बल्कि यहीं की एक फ़र्द मानने लगा। तो सर, यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी में मदरसा बैकग्राउंड के बहुत बच्चे हैं, उनकी तादाद ज़्यादा है। उसमें फ्रेंडली इन्वायरमेंट और जो आपका सपोर्टिव इन्वायरमेंट जो रहा है, वो आपने क्यों सोचा कि ऐसे बच्चे होने चाहिए? देखिए, है क्या, यूनिवर्सिटी का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो ये है कि यहाँ पर उर्दू बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है, उनका एनरोलमेंट होता है। उर्दू बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को कभी कभी ये लोग दिमागों में रखते थे कि ये कमज़ोर हैं। जी जी। और दूसरी तरफ चूंकि मदरसा बैकग्राउंड से बच्चे आते थे तो उनकी एबिलिटी पे शक करते थे।
मेरा काम यही था कि इस शक को दूर करना। मेरा काम सबसे पहला ये था कि जो हमको इंफीरियर डिग्री पर रख रहे हैं उनको हमें बताना था कि हम इंफीरियर डिग्री पर नहीं हैं, हम में इस्तेदाद है आगे बढ़ने की। ठीक। और फौरन बाद हमसे कहा गया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को जी जी जी। वो एक ऐसा मौका था जहां हम दिखा सकते थे कि हमारा कैंपस, हमारे असातिज़ा, हमारे तलबा तालिबात, इन सब में वो एक तरह का स्पार्क है कि जिसको सिर्फ कुरेदने की जरूरत है। वो जो था उसको हमने धीरे से छेड़ा है। अच्छा। छेड़ा तो सब बाहर आने लगे। उसके अंदर न जाने कितनी स्पिरिट, कितनी रूह थी कि वो बाहर आने लगी। आपने, आपके आने के बाद यहाँ पे कई प्रोग्राम्स शुरू हुए हैं और कई कोर्सेज वगैरह, डिप्लोमा कोर्सेज हो गए, 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम हो गया और भी लॉ स्कूल हो गया। सर वो एग्जाम्पल है उर्दू यूनिवर्सिटी के लिए सर कि आपने यहाँ पे मदरसा बैकग्राउंड के बच्चे हैं, उसके बावजूद आपने लॉ स्कूल लाने की मतलब जहमत की और यहाँ पे आप लाए, ये बहुत प्राउड की बात है सर। उसके बारे में क्या, वो जर्नी के बारे में सर आप बताएं। देखिए, हमारे ऊपर एक रडार ऐसे लगा हुआ था हम क्या कर रहे हैं, और वो रडार जो था वो पोर्टल्स के जरिए था कि उसके डिफरेंट पोर्टल्स थे जो एनईपी के अंडर आते थे। उनमें वो पूछते थे कि यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है। ये सारी इत्तलात हमको देनी थी। हमने अपने आप को तो मजबूत किया, उसके अलावा हमने अपना एक उनके ऊपर रडार रख दिया कि वो क्या कर रहे हैं। ये जो दोनों रडार काम करने लगे, उनसे बहुत सारी चीजें बन गई। उनको भी ये समझ में आने लगा कि हम क्वेश्चन कर लेंगे, और हमने क्वेश्चन किए। यूनिवर्सिटी डेफिसिट में क्यों है ये हमें क्वेश्चन करना पड़ेगा। और उनको ये वादा करना पड़ेगा कि ये डेफिसिट में आपको हमने भेजा है, आपके साथ नाइंसाफी है, हम इसको धीरे धीरे पूरा करेंगे। वो उन्होंने अपना वादा पूरा किया। अगर हमारा रडार उनके ऊपर नहीं होता तो वो भी पूरा न करते। और इस यूनिवर्सिटी को निकालने के लिए, उभारने के लिए, आप जानते हैं कि बगैर फाइनेंशियल सपोर्ट के कुछ नहीं होता। बहुत फीस लेके अपनी यूनिवर्सिटी को नहीं चला सकते, इसलिए कि उनमें इस्तेदाद नहीं है उतनी फीस देने की। हमको गवर्नमेंट से ही लेना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट से ये जरूर रहा कि गवर्नमेंट की तरफ से बड़ा अच्छा रिस्पांस हमें मिला, और हमने ये हर स्कूल और हर डिपार्टमेंट में उसको इक्वल शेयर देने की कोशिश की, और इसकी वजह से आज हम इस पोजीशन में हैं कि जो चाहें वो कर सकते हैं। जो कल्चरल एक्टिविटी सेंटर है वो जब आप यहाँ आए उसके बाद सर वो जो उसमें जो डेवलपमेंट हुआ और जो वो आया, वो उसको लेकर के आपका क्या कहना है सर? आपने कैसे सोचा कि उसको डेवलप करना चाहिए? उसमें बच्चों को कुछ हो पा रहा है या नहीं, बच्चों को डेवलप कर पा रहे हैं बच्चे या नहीं कर पा रहे हैं उससे, कल्चर एक्टिविटी सेंटर से? उसमें कई क्लब भी हैं, उसको लेकर क्या कहना है सर आपका? देखिए, ये सब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की तरफ फिर रुजू करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आप स्किल डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दीजिए जी। और हम, हालांकि न जाने इसमें हम कहाँ तक कामयाब हैं, मगर उन्होंने कहा कि आप जॉब सीकर न रहिए, जॉब प्रोवाइडर रहिए। तो स्किल के बगैर जॉब प्रोवाइडर तो नहीं हो सकते आप। इसीलिए हर स्कूल में हमने ये चाहा कि वहाँ पर कुछ इस तरह का हो कि हमारे बच्चे सिर्फ डिग्री न लें बल्कि उनके पास हुनर भी आए। Exactly, सर। तो जब ये तवज्जो बढ़ी तो हम, जैसे हमारे पैरामेडिक्स हैं, जैसे आपने सवाल किया कि लॉ स्कूल लाने के, तो उसके पीछे वही था कि उनको स्किलफुल बनाया जाए। हर अदालत में वो मौजूद रहे हैं हमारे ही बच्चे, हर हॉस्पिटल में मौजूद रहे हैं। फिर उसके अलावा दूसरी फील्ड को कैप्चर करने के लिए ज़रूरत है कि जो टैलेंट है यूनिवर्सिटी के बच्चों में, उस टैलेंट को उभारा जाए।
हम हमेशा कहते थे कि सब कुछ नहीं किसी में मगर कुछ सभी में है। वो जो कुछ है उसको बाहर लाना है। शुरू में बच्चों में हेजिटेशन था और ख़ास तौर से हमारी बच्चियों में, मगर आज हमको कहना पड़ रहा है कि हम इतने लोगों को नहीं रख सकते, उनमें भी हमें इंतखाब करना हो रहा है। और आप देखिए कि इसका नतीजा ये है कि हम नेशनल अवार्ड्स हासिल कर रहे हैं। अगर हमारे बच्चों में ये इंस्टिंक्ट ना होती, ये टैलेंट ना होता, तो अभी परसों की बात है जो रिजल्ट आया है नेशनल लेवल पर, माइम में मानू को 100 पार्टिसिपेंट्स के बीच में 3rd पोजीशन मिली है। अब हम हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर 1st पोजीशन भी ले लें। ये हमारा जो सोचना है वो ये है कि हम बहुत सारे मैदान ऐसे हैं जिसमें आपको मालूम होगा कि नुक्कड़ नाटक जो बच्चे करते हैं वो उनकी थीम्स देख के आप हैरान रह जाएंगे कि जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की थीम्स ये पिकअप करते हैं। इसी तरह से हमारे यहाँ जो मुशायरे का एक दौर चला है, दिस इज़ वेरी बहुत ही खूबसूरत है कि बच्चे खुद अब इस तरफ राग़िब हो रहे हैं। या फिर वो स्टोरी टेलिंग का मसला है, या फिर आप देखिए कि बड़े बड़े जो पुराने हमारे लोग रहे हैं, शख्सियात बड़ी बड़ी रही हैं, उनको मंजर आम पर लाने की कोशिश कर रहे हैं कई सूरत से। और वो फोटोग्राफी के ज़रिए, वो फिल्म मेकिंग के ज़रिए, वो प्रोजेक्शन के ज़रिए, असेंबलीज़ के ज़रिए, दीज थिंग्स आर गोइंग ऑन। और बहुत हेल्दी है वो, उसमें काफ़ी हेल्दी है। आप पेंटिंग कंपटीशन जब रखते हैं और किसी को आप इनाम देते हैं तो उसका दिल गज भर बढ़ जाता है। तो उसमें आपको, और हम चाहते ये हैं कि हमारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इससे फ़ायदा उठा सकें। हमने कहीं पर भी ये सोचा ही नहीं है कि ये कहाँ से आएगा। कहते हैं वेयर देयर इज विल देयर इज वे। हमने विल दिखाई, वे अपने आप बनी है। सर हिम्मत, ये जो कहते हैं ना कि अगर आप हिम्मत करो और सोचो किसी चीज़ को तो वो आप कर ही लोगे। तो वो चीज़ें हैं आप में सर, मैंने जो देखा है, इनफैक्ट मैं भी यहीं की स्टूडेंट हूँ तो मैंने भी बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व किया है। तो इसको देख के सर बहुत अच्छा लगा मुझे भी। सर एक चीज़ और कि क्रिएटिविटी से ही एक और सवाल है सर कि सर आपने जो मानू के लिए तराना लिखा है सर, ये बहुत प्राउड की बात है सर हमारे लिए सर कि आपने तराना लिखा। उसके बारे में सर कुछ बताएं सर। नहीं, मैं जब यहाँ आया तो मैंने देखा, देखिए मैं उससे बचना चाहता हूँ, नहीं मैं कहना चाहता, वरना लोग कहते हैं खुद सताई होगी और क्या होगा। मगर चूंकि उर्दू यूनिवर्सिटी है, इसका ख्याल रखना पड़ेगा। जी जी। जब हम कहते हैं कि ये एक डिफरेंट यूनिवर्सिटी है, हमारी ज़बान में भी, हमारे बयान में भी, exactly. हमारे कलाम में भी किसी किस्म का कोई लोच नहीं आना चाहिए। ठीक। वरना लोग सोचेंगे अलीगढ़ का तराना, जी आप सोचिए जो पहले दिन था मजाज का लिखा हुआ, आज भी उसी तरह से वो लोग कितने उससे फख्र से उसको मिल जाते हैं। 5 लोग अलीगढ़ के मिले और तराना जो है वो सुनाने लगे। जो पुराने सीनियर 80 बरस के लोग हैं वो भी जाके उसके अंदर मिल जाते हैं अपनी आवाज़। ये होता है, एक तरह की स्पिरिट होती है जो इंस्टीट्यूशन से बदी होती है। यही जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जब कहीं बाहर जाएंगे तो हमारे अलुमनाई हो जाएंगे। जी एग्जैक्टली सर। एक बार याद करेंगे कि हम इस यूनिवर्सिटी में थे। यादें बड़ी अजीब चीज़ हैं, इन यादों को कैसे याद किया जा सकता है। यादें बुरी चीज़ों की यादें नहीं होती, वो मिट जाती हैं। अच्छी चीज़ों की यादें हमेशा जिंदा रहती हैं, ताज़ा रहती हैं। वो कहते हैं ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। एग्जैक्टली। कि एक ब्यूटी जो है वो आपको हमेशा एक तरह की खुशी देती है। अगर आप में कहीं लचक है, कुछ लोच है, तो आप उसको इग्नोर करना चाहते हैं। पिछले तरानों में थोड़ी थोड़ी सी, मतलब उर्दू का लिहाज वहाँ पर नहीं था।
तो हमने सोचा कि एक तराना ऐसा कि जो सब मिलजुल के सबकी राय से एक तराना ऐसा लिखा जाए जिसमें यूनिवर्सिटी के मफाहिम भी आ जाए। आपने देखा होगा कि बाबे इल्म लिखा हुआ जी जी जी। तो हम तराने में क्यों नहीं बाबे इल्म रखेंगे? जी सर, ये भी एक सवाल है सर। अच्छा, उर्दू जबान का है ना, तो उर्दू जबान को भी जिंदा रखना है हमें। अगर हम ये देखते हैं कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर ये जो यूनिटी की बात होती है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो डाइवर्स माहौल है और उसमें यूनिटी है, तो हिंदुस्तान की भी कहीं ना कहीं पहचान होनी चाहिए। मौलाना आज़ाद का नाम है इस यूनिवर्सिटी का, तो इस यूनिवर्सिटी में कहीं ना कहीं मौलाना आज़ाद का नाम भी तो आना चाहिए। यस सर। आज़ाद दरसगाह की है, उसके दो मतलब निकलते हैं, एक तो फ्री इन्वायरमेंट के और दूसरी तरफ मौलाना आज़ाद की तरफ ये इशारा है। इसी तरह से जब हमने बात की है कि सब लोग एक साथ काम करें तभी होगा, और यूनिवर्सिटी में लोगों ने काफ़ी मेहनत की है जी जी, उसमें सब लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया। ये मत कहिए कि ये इंडिविजुअल, भाई हम तो बिना डाल सकते हैं इसकी, हम लोगों को तशवीक कर सकते हैं, लेकिन काम तो लोगों को करना है ना। जैसे सर मैंने आपको इसीलिए पहले भी ये बात बोला कि सपोर्टिव इन्वायरमेंट, जो सपोर्ट करना, एक दूसरे के सपोर्ट के बिना चीज़ें होना थोड़ा मुश्किल होता है सर, तो वो चीज़ें तो हैं। एक चीज़ और कह दूँ, उसमें आस्ट में आया कि साहिबान का नाम आया। जी जी। साहिबान ये है कि जो आपका टीचर है वही आपका साहिबान जी, आपके बेहतरी के लिए वो काम करता है। अब आप ऊपर तक जाएं तो वाइस चांसलर नजर आएगा भाई, लेकिन कई उसके अंदर लेयर्स हैं साहिबान की। आपका जो रेगुलर इंटरेक्शन होता है वो आपके टीचर से होता है, ये आपका मेंटोर है, ये साहिबान का आपको आफात से बचाता है, गलत चीज़ों के इस्तेमाल से बचाता है, ये आपको डायरेक्शन देता है, तो वो भी ज़रूरी है। इसको सिर्फ अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट तक ला के रखना ये ठीक नहीं है। ये यूनिवर्सिटी एक रिसर्च ओरिएंटेड यूनिवर्सिटी बननी चाहिए। पर्पज़ यही है कि आपके सुपरवाइज़र से एक रिलेशनशिप हो, सुपरवाइज़र और स्टूडेंट, और वो तो ये शागिर्द और उस्ताद का जो रिश्ता है यही एक साहिबान देता है आपको, जो आपके नगमे के अंदर है। सर, जो MCJ डिपार्टमेंट है, पेपर हमारे सिलेबस में ऐड हुआ है डिजिटल प्रोडक्शन करके, तो उसमें सारे बच्चों को मिनिमम 5 वीडियोस बनाने हैं, 5 वीडियोस। आपको उस चीज़ को लेकर के क्या ख्याल है कि ये चीज़ें सही हैं, अच्छी हैं, बच्चों के लिए कितना उससे फ़ायदा है, मतलब इस बारे में आपका क्या कहना है सर? ये प्रपोजल एकेडमिक काउंसिल से अप्रूव हुआ है। जी जी। तो एकेडमिक काउंसिल के फ्लोर पर इसके ऊपर डिस्कशन हुआ और आपके यहाँ से बड़ी मजबूती से रखा गया इसको कि डिपार्टमेंट की ज़रूरत है। और ये डिजिटल प्लेटफॉर्म से कौन कह सकता है कि इस प्लेटफॉर्म से आप अपनी बात न कीजिए, ये ज़रूरी है। आज के दौर में जहाँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की इतनी फरावानी है, वहाँ पर आपको तो आगे बढ़ना चाहिए, और यही यहाँ तक काफिला नहीं रुकता। अब आप देखिए AI से क्या क्या नहीं हो रहा। yes, तो आपको उसको अपने पास रखना पड़ेगा, बगैर उसके आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो नई टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आएगी वैसे वैसे आपका भी मिजाज उसी तरफ जाने लगेगा। तो आपने एक सवाल किया था वो ट्रेडिशन और मॉडर्न yes, का, मैं दोनों को कंबाइन करना चाहता हूँ। मैं अपने ट्रेडिशन को, वो अपनी खून न छोड़ेंगे, हम अपनी वजह क्यों बदलें? जी, जी, जी। हम अपनी वजह नहीं बदलने वाले हैं, मगर हम पीछे नहीं रहने वाले हैं आज की रिसर्च से। exactly. हम उसके अंदर अपने आप को उसमें दखल देना चाहते हैं और उसके अंदर हम मजबूती से खड़े रहना चाहते हैं उस तरफ। तो हमारा ट्रेडिशन, हमारा रख रखाव अपनी जगह है, जो हमारी तहजीब भी हमारी बोलती है कि हम किस सूरत से गुफ्तगू करते हैं, अपनी बात को कैसे रखते हैं। ये सब चीज़ें कंपोनेंट साथ में आते हैं। फिर ये है कि हम जो टेक्नोलॉजी सेवी बनना चाहते हैं उसमें हमारी रुकावट ना आ सके, और हम भरपूर सिर्फ एक तरफ नहीं जा सकते। अगर हमसे कहा जाए
कि हम सिर्फ मॉडर्निटी की तरफ चले जाएं तो हम अपनी बेस लाइन से कट ऑफ हो जाएंगे। उसको हम नहीं छोड़ना चाहते, उस पर हम मजबूती से रहना चाहते हैं। वो हमारे लिए एक सपोर्ट है, बहुत बड़ा सपोर्ट है। हम अपनी तहजीब से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। हमारी तहजीब, हमारा अदब, ये हमसे चला जाएगा तो हमारे पास कुछ बचा नहीं रहेगा। क्या हम इस दुनिया में सिर्फ इसलिए आए हैं कि दौलत कमाएं और अमीर बन जाएं और रईस हो जाएं और बड़े मकान और बड़ी गाड़ियां, और ये कदरें भूल जाएं कि हमारे जो पूरा ओल्ड जो ज़ईफ़ माँ बाप हैं उनको हम ओल्ड एज होम में डाल दें? ये मॉडर्निटी है। मॉडर्नाइजेशन जो है वो एक अपनी जगह है, बट हमारा जो कल्चर है उसको नहीं भूलना चाहिए, जो हमारा शुरू से चलता आ रहा है, जो हमारा माहौल है, जिस घर से, जिस तरबियत से हम आए हैं, उस चीज़ को नहीं भूलना। सर, मानू को बेस्ट कैंपस अवार्ड भी मिला था सर, उसके बारे में क्या कहना है? क्योंकि हमारा जो कैंपस है इतना खूबसूरत सर, ये इसके लिए मतलब कुछ बोलना नहीं है, बट फिर भी मैं सर आपसे जानना चाहूँगी कि सर आपका क्या। देखिए, सारी दुनिया आज बात कर रही है क्लाइमेट चेंज की, और क्लाइमेट चेंज कितनी तेजी से हो रहा है। मौसम कैसा बदल रहा है। अगर ये आप पूरा खाका देखें मौसम का, तो अनसर्टेनिटी बहुत आ रही है। कल मैंने ब्राउज किया और मैंने पूछा चैट जीपीटी से कि क्या यहाँ पर बारिश होने के आसार हैं हैदराबाद गचिबौली में। उसने ना कह दिया, लेकिन हुआ। उनके रिकॉर्ड में नहीं आया, लेकिन हमारे रिकॉर्ड में आ गया कि यहाँ बारिश हुई, चाहे छोटी भी हुई, लेकिन हुई। उसको ये बताना चाहिए था ना। ये मशीनें भी नहीं बता पा रही हैं जिस तरह से तब्दीलियां आ रही हैं। पानी की क्वालिटी और पानी को प्रिजर्व करना आज की अहम जरूरत हो गई है। इसके बगैर, पानी के बगैर आप नहीं रह सकते। और जो बारिश का पानी है, हमें उसको रोकने की जरूरत है। इतना बड़ा कैंपस है, इस कैंपस में 15,000 लोग रहते हैं। अगर इनको पानी नहीं पहुंचेगा तो क्या हाल होगा। और आप ये भी देखिए कि गर्मियों में कितनी कमी हो जाती है हैदराबाद में पानी की। हमें टैंकर्स खरीदने पड़ते हैं। अब हमने ये किया है कि जो हमारे कोई एक 2.5 दर्जन जो बोरवेल्स हैं, उन बोरवेल्स को रिचार्ज करना बहुत ज़रूरी है। जी जी जी। तो इस बोरवेल को रिचार्ज करने के लिए हम यही कर सकते हैं कि पानी को कहीं प्रिजर्व करें। तो हमने बायोडाइवर्सिटी पॉन्ड बनाया जी, जो बहुत खूबसूरत है सर। और इसको जो है वो अपने लोगों की राय से, मशवरे से, एक जो जगह बिल्कुल बेकार पड़ी हुई थी, जहाँ जो भूतों का अड्डा था, वहाँ बायोडाइवर्सिटी। जी सर, हाँ, बहुत पहले जब मैं आई थी सर यहाँ पे, तभी मैंने देखा था उसका नक्शा बिल्कुल ही अलग था। और अभी देखिए इतना खूबसूरत लगता है। वहाँ पे जाने के बाद एक अलग सा सुकून लगता है, बहुत ही। तो वाटर मिनिस्ट्री ने हमको अवार्ड दिया सेंट्रल गवर्नमेंट से। जी। फिर हमें 2 अवार्ड्स जो हैं वो तेलंगाना गवर्नमेंट ने दिए। इसके एनजीओज ने यहाँ आके काफ़ी प्लांट्स हमको दिए। तो अब आप अगर एक जाके बायोडाइवर्सिटी पॉन्ड का एक राउंड लेके आइए तो आपको बहुत सारे मैंगोज ग्रो होते हुए नजर आएंगे उसके। यस सर। और फिर तरह तरह के परिंदे, सुबह के वक्त जाइए, बड़ी खूबसूरत आवाज़ें आती हैं इन परिंदों की। उनको चारा भी मिल जाता है, उनका नगमा हम सुन लेते हैं। अलग अलग आवाज़ें हैं जो, इसी को तो डाइवर्सिटी कहते हैं। आज 4,000 फिश मौजूद हैं इस पॉन्ड के अंदर, और बड़ी बड़ी फिश हैं। उनमें जो है वो उनको खाने के लिए भी कुछ सांप वाप भी हैं वहाँ। तो यही डाइवर्सिटी है। जी जी। इकोसिस्टम इसी तरह से बनता है। सब अपनी अपनी तरह से सांसें और अपनी अपनी ज़रूरत के एतबार से एनवायरनमेंट को दे रहे हैं। हम भी दे रहे हैं, वो भी दे रहे हैं। तो ये मिलजुल के रहना अच्छा लगता है। कभी कभी परिंदों और जानवरों के साथ भी रहना अच्छा लगता है, मज़ा आता है उनके साथ। सर, मानू को A+ ग्रेड मिला था जब,
तो सर उसके बारे में क्या कहना? आपने बड़ा अच्छा सवाल और जिसको हम दरगुजर कर जाते हैं, उसकी वजह यह है कि हमारे जो टीचर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ और स्टूडेंट्स, तीनों ने मिल के इसमें काम किया। जी सर। और वो प्रेजेंटेशन था हमारा, चाहे वो एकेडमिक लेवल पर हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल के ऊपर हो, या फिर हमारे कल्चरल जो इथॉस हैं उनके पर्सपेक्टिव में हो। तो ये जो हमने उनको जो टीम आई थी उनको दिखाया, चाहे ये हमारे ये कैंपस हो, श्रीनगर का कैंपस हो या लखनऊ का कैंपस हो, इसको देखने के बाद लोगों को हैरत हुई। और ये मैं फिर कह दूं, हैरत में आप उसी वक्त डालते हैं लोगों को जब हर तरफ से बराबर से कोशिश होती है। एग्जैक्टली सर। दुनिया खानों खानों में बटी हुई है, और अगर मान लीजिए एक ही सहन में सब आ जाएं, तो आपको आपका आसमान भी नीला नीला दिखाई देने लगेगा। आपको लगेगा कि ये हमने कुछ किया है और इसको हमें आगे ले जाना चाहिए। वही वजह हुई कि जो हमारे कोर्सेज थे, जो हमारे पब्लिकेशंस थे, जो हमारे एक्स्ट्रा करिकुलर थे, जिस तरह का हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर था, इन सब को देखने के बाद उन लोगों ने, सब चीज़ के पॉइंट्स होते हैं जी, और ये पूरे सिस्टम को हम कैसे कैप्चर कर रहे हैं और एजुकेशन की पॉलिसी को कैसे हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसने हमें काफ़ी आगे बढ़ा दिया। सर मानू में आपने, जब आप यहाँ आए उसके बाद आपने सोलर सिस्टम का भी इंतज़ाम कराया है, उससे क्या फ़ायदा हो रहा है? मतलब सर उसमें हम तो चाहते हैं कि पूरे कैंपस को सोलर सिस्टम से बांध दें, जी, जैसे कि हमारे पास जगह है। इस बिल्डिंग में जहाँ हम बैठे हैं उसके ऊपर भी हमने अभी पता किया है कि वो बहुत बड़ा टेरेस है। जी, तो अगर हम वहाँ सोलर सिस्टम, सोलर पैनल्स लगा देंगे तो यहाँ के लोगों को ज़रूरत ही नहीं होगी, कभी उनकी इलेक्ट्रिसिटी जाएगी ही नहीं। एग्जैक्टली सर। और सपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन कंस्ट्रेंट्स होते हैं, गवर्नमेंट भी आपको कितना परमिशन देती है और क्या करती है। तो पिछली दफ़ा जो प्रपोजल था 100 केवी का था। जी जी। 100 केवी को भी बनाने में कोई 1 करोड़ रुपए लग गए। आसान नहीं है किसी चीज़ को इंस्टॉल करना। तो इनिशियल एक बड़ा अमाउंट सपोर्ट के लिए होता है। तो जो हमारी ग्रांट्स हैं, जो हमारी कैपेसिटी है, उसके एतबार से हमने 100 का किया। लेकिन हमारा एक प्रपोजल है कि जो हम 300 और चाहते हैं कि 400 की अगर कैपेसिटी हो जाए तो फिर हम वो इलेक्ट्रिसिटी दूसरों को भी दे सकते हैं। सर मानू को गोल्ड गार्डन अवार्ड भी मिला है, उसके बारे में क्या कहना है सर आपका? यस सर, आपने बोला है। मैं आपसे कहा कि जो बायोडाइवर्सिटी का हमने बनाया सिस्टम, इस सिस्टम लोगों की नज़र आ गई है। जैसे कि जो चीज़ आप बनाते हैं वो किसी से छुपी नहीं रहती। जी जी। बहुत सारे द्रोण आपके ऊपर उड़ रहे हैं, वो देख रहे हैं कि कौन सा कैंपस ग्रीन है, कौन सा ग्रीन नहीं है। तो ये खबर पहुंच जाती है और NGO सब इसमें लगे रहते हैं। हमारे पास भी आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें करने के लिए वो चाहते हैं। अभी भी एक टीम लगी है जो चेक डैम बना रही है। वो NGOs हैं, हमारे पैसे से नहीं है, वो उनके ही अपने एफर्ट से है। इसी तरह से वो आके चाहते हैं कि इनके अंदर और प्लांट्स लगाएं और इनके अंदर रोज़ गार्डन बना दें इसको। ये सब उनकी तरफ से है। बेंचेस आ गई थी शुरू में, जो है उन्होंने ही दी थी। ये सारी चीज़ें जो कैंपस में होती हैं, इनका चर्चा हर तरफ होता है। फिर लोग आने लगते हैं, फोटोग्राफ्स ले जाते हैं, फिर वहाँ से अपना एल्बम दिखाते हैं। अब हम में यही है कि हम भी प्रोजेक्ट करते रहें। अगर हम प्रोजेक्ट नहीं करेंगे तो लोगों को नहीं दिखाई देगा। आज जहाँ रॉक्स को डिसमेंटल किया जा रहा है, आज जहाँ पेड़ों को काटा जा रहा है, वहाँ एक कैंपस है जो इनको प्रिजर्व कर रहा है। आप सोचिए उसकी तरफ क्यों नहीं आएंगे लोग? एग्जैक्टली सर। ये तो सर जैसा कि मुझे पता है एंड मैंने देखा है, बुक्स में पढ़ा भी है,
सर ये बहुत मतलब बहुत अहम बात बोलेंगे कि सर रामायण और महाभारत उसको उर्दू में ट्रांसलेट करना, ये मतलब आपके जहन में कैसे आया कि ये होना चाहिए सर? देखिए, ये कोई हमने ऐसा कोई नया काम तो नहीं है, एक इनिशिएटिव था सर, तो ये फारसी हमने जितने भी, चाहे वो महाभारत हो, रामायण हो, या कथा सरित सागर हो, या फिर उपनिषद हो, इन सब को हमने, या वेदास हैं, इन सब को हमने फारसी में पढ़ा है। अच्छा। हमारे पास सारी किताबें हैं फारसी की, और ये अगर फारसी से उर्दू में हो जाए तो मुश्किल क्या है? इसे के डायरेक्ट संस्कृत से करने वाले तो बहुत मुश्किल से मिलेंगे आपको, या लेकिन ये है कि कई ट्रांसलेशन, तरह तरह के ट्रांसलेशन हैं। एडवांटेज ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक भारतीय भाषा समिति बनाई है। जब गवर्नमेंट ने वर्नाकुलर लैंग्वेजेस को पार्लियामेंट में अलाउ किया कि ये लैंग्वेजेस अब स्टूडेंट्स को फ्री एक विल दी जाती है कि वो अपनी बात को जिस लैंग्वेज में चाहे एक्सप्रेस करें। ओके जी। तो जो अंग्रेज़ों ने जो मैकाले के मिनट्स थे, उन्होंने तो हमारी वर्नाकुलर लैंग्वेजेस को तो बंद कर दिया, इंग्लिश से रिप्लेस करना शुरू किया था। मगर अब ये इस गवर्नमेंट ने सोचा, और बहुत सही सोचा, कि हिंदुस्तान के अंदर बहुत ज़बानें हैं और ज़बानों की बोलियां बहुत हैं। एक ज़बान तरह तरह से बोली जाती है। उर्दू आप देखिए एक ज़बान है, मगर नॉर्थ में उर्दू दूसरी तरह से बोली जाती है, दक्कन की उर्दू दूसरी है। इसी तरह से आप जिस इलाके में जाएंगे अपने हिसाब से लोग उर्दू बोलते हैं। बहुत सारे एक दूसरे लोकल डायलेक्ट्स के मातहत होते हैं। बिहार के अंदर हम जाते हैं तो अलग तरह से बोलते हैं, बंगाल में जाएंगे तो उर्दू का एक्शन थोड़ा और टिपिकल हो जाता है, असम में जाएंगे तो कुछ और है तो उर्दू, पंजाब में जाएंगे तो पंजाबी। आप देख लीजिए कि आजकल जो सबकी टोन अलग अलग हो जाती है। एग्जैक्टली है उर्दू। यानी अगर शराफत को शराफत हम कह रहे हैं तो वो भी किसी न किसी सूरत से उस शराफत को ही एक्सप्रेस कर रहे हैं जी। अगर हम तहजीब को बात कर रहे हैं तहजीब की, तो वो भी तहजीब ही कह रहे हैं, एक अलग अंदाज से जी जी। तो ये जो उर्दू का अपना मिजाज है, उस मिजाज को बरकरार रखना ही, और इस डाइवर्सिटी को भी बरकरार रखना, उर्दू ने बड़ी नई बस्तियां भी तलाश की हैं। तो आपका ये सवाल क्या था उसमें उर्दू के सिलसिले से? सर ये था कि महाभारत और जो रामायण, तो ये जो है, तो भारतीय भाषा समिति ने मुझको उर्दू का नोडल ऑफिसर बनाया। कि उर्दू में जिस तरह से एनसीईआरटी की +2 तक किताबें हैं, उसी तरह से अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए भी हैंडी डॉक्यूमेंट्स खुद अपनी जो अपने सिलेबस के हिसाब से जो हम किताबें प्रोड्यूस करते हैं, उर्दू लैंग्वेज में भी वो दरसी किताबें मंजर आम पर आए। इस पर काम हो रहा है। और सबसे ज़्यादा काम तो है वो आप समझिए कि हमारी एक पूरी यूनिट काम कर रही है कि जिसमें 40 लोग रोज़ाना काम कर रहे हैं। और हमने AICTE की 100 किताबें इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की उर्दू में ऑलरेडी सबमिट कर दी है। उर्दू जो यूनिवर्सिटी है उसका विजिट करने का जो प्रोग्राम आपने शुरू किया है, यूनिवर्सिटी विजिट का सर, वो क्या मतलब क्या सोचकर आपने ये प्रोग्राम शुरू किया है? देखिए, ये एक फिर वही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का है, आउटरीच प्रोग्राम, रीचिंग जी जी जी। इसमें क्या होता है कि आप दूसरों के बारे में जब तक नहीं जानेंगे, मान लीजिए आपको इस गच्चीबावली का डेटा कलेक्ट करना है कि यहाँ पर कितने लोग लिटरेट हैं, कितने इलिटरेट हैं, यहाँ बैठे बैठे तो नहीं हो जाएगा, आपको सर्वे करना पड़ेगा। आपको जो दूसरी जगहों के डॉक्यूमेंट्स हैं, जो सर्वे हुए हैं, जो डेटा हुए हैं, उनको निकाल के देखना पड़ेगा।
आप स्कूलों के एनरोलमेंट को देखना पड़ेगा। ये जो वेरिएशंस हैं इनकी एनालिसिस करनी पड़ेगी। अब आपको मान लीजिए किसी स्कूल के बारे में पता लगाना है कि उस स्कूल के अंदर कितने लड़कियां हैं, कितने लड़के हैं, कितने टीचर्स हैं, कितने स्टाफ हैं, कितने वहाँ पर छोड़ के चले जाते हैं स्कूल, कितने डिग्री लेके जाते हैं, कितने वहाँ पर प्राइमरी में हैं, कितने मिडिल स्कूल में हैं, कितने इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर हैं, कितने अंडर ग्रेजुएट। ये वहाँ जाने के बाद ही आपको डेटा मिल सकता है, यहाँ बैठे बैठे नहीं मिल सकता। तो ये तो छोटे पैमाने पर मैं कह रहा हूँ। ज़रूरत पड़ी तो दूसरे सिटीज़ के अंदर भी आप जा सकते हैं। यहाँ से अगर आपको मान लीजिए कि मछलीपट्टम जाना पड़े, मछलीपट्टम का आपको मालूम करना है कि वहाँ क्या स्ट्रक्चर है सोसाइटी का और ग्रुप्स का और कैसे लोग वहाँ रहते हैं, कम्युनिटी लाइफ क्या है, यहाँ से बैठे बैठे नहीं मालूम होगा। अगर सही मानों में आप सही रिसर्च करें तो आपको ज़्यादातर वक्त वहाँ पर गुजारना पड़ेगा। तो ये ज़रूरत है इस बात की कि आप आउट ऑफ कैंपस जाएं और दुनिया देखें कि वहाँ क्या है। इसके लिए फैसिलिटीज यूनिवर्सिटी भी प्रोवाइड करती है। सर आखिर में सर मेरा लास्ट क्वेश्चन है ये कि सर अगर आप से पूछा जाए एक मैसेज के तौर पर हमारी यूनिवर्सिटी, हमारे डिपार्टमेंट के जो स्टूडेंट हैं उनके मैसेज या एडवाइस के तौर पर अगर आपको कुछ कहना हो तो सर। मुझे कहना हो? जी सर। देखिए, आई हैव स्पेंट वेरी गुड टाइम इन मानो और मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि इस यूनिटी को अपने हाथ से जाने ना दें। ये कैंपस बहुत अच्छा कैंपस है। अभी रमजान में ही देख लीजिए, 1000 बच्चे एक साथ इफ्तार कर रहे हैं। किसी ने किसी की प्लेट नहीं छीनी, किसी ने शोर नहीं मचाया, सब ने अपने अपने रोजे खोले और सब ने उसी खजूर से रोजे खोले जो एक साथ खुली थी। तो आप इसको क्यों अपने हाथ से जाने दें? Exactly, हम अगर खैमे में बढ़ जाएंगे तो सब बढ़ जाएगा, फिर तो बचेगा नहीं। और दूसरी चीज ये है कि हमें एक दूसरे का लिहाज करना पड़ेगा। अगर हम कह रहे हैं कि ये उर्दू यूनिवर्सिटी है, कोई आपको मना नहीं कर रहा है। आप MCJ के स्टूडेंट हैं, आप मैनेजमेंट के हैं, कॉमर्स में हैं या लैंग्वेजेस के अंदर हैं, या आप सोशल साइंसेज में हैं, लॉ के स्टूडेंट हैं, पॉलिटेक्निक के हैं, या फिर कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आप कहीं भी हों, ग्रो करिए आप। मगर कोई एक प्लेटफॉर्म ऐसा तो होना चाहिए कि जहां आप अदब को मलूज़ा खातिर रखें, छोटे बड़ों का अदब करें। इसीलिए मैंने कहा सिर्फ मॉडर्निटी ठीक नहीं है, हम अपने ट्रेडिशन को बहाल करें, हम एक दूसरे का अदब करें। क्यों हम गालियां क्यों दें किसी को, किसी के ऊपर हाथ क्यों उठाएं? बहुत सारे फैसले जहन से होते हैं। हमको अगर नाराजगी है आपसे तो हम 2 दिन आपसे बात करना बंद कर देंगे, लेकिन तीसरे दिन अगर हमने बात नहीं की तो हमें लोग कीना परवर कहेंगे आपने अपने यहाँ कीना रखा हुआ है। ये कीना बहुत बड़ी चीज है, ये दुश्मनी की तरफ ले जाता है, दोस्ती को खत्म कर देता है। हमें कीना परवर नहीं होना चाहिए, भूल जाना चाहिए। ये आदत होनी चाहिए। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। ये हम कहाँ अपने को छोटे और बड़े करके रखने जाएंगे, किस खाने में रखे आएंगे? सब एक दूसरे सबको गले लगाइए। और ये अभी ईद का मौका जो आ रहा है, जी सर, इसमें ईद में कोई आदमी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता। सब अपने यहाँ आइए, हमारे घर पर आइए, आपके लिए सेवइयाँ बनी हैं, आपके लिए हमने पकवान पकवाए हैं, विजिट करते हैं लोग। ये तहजीब है ना? जी सर। जहाँ नमाज पढ़ के बाहर निकले सब एक दूसरे से गले मिलते हैं, इसको बरकरार रखना पड़ेगा। ये तहजीब अगर साथ में रहेगी, जिंदगी में आप कामयाब होंगे।
और अगर इसे आपने छोड़ दिया तो जिंदगी भी आपका साथ नहीं देगी। सर, आज के इस दिलचस्प गुफ्तगू में आपने अपने तजुर्बे, अपनी सोच, अपने विज़न के ज़रिए कई अहम बातें बताई। आपने अभी सर बताई कि सब एक साथ रहो, एक साथ मिलकर रहो, मन में कीना नहीं रहना चाहिए, इस तरह की बातें, बहुत अहम बातें आपने बताई है। मुझे ऐसा लगता है कि सर ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं, टीचर्स और रिसर्चर्स की रहनुमाई का ज़रिया भी बनेगी। सर, आप यहाँ आए, अपने मसरूफ़ वक्त से वक्त निकाल कर हमारे इस पॉडकास्ट में शामिल हुए सर, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमें लग गया कि यहाँ एमसीजे में काम अच्छा हो रहा है। आप देख रहे थे एमसीजी डिपार्टमेंट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमारा खास प्रोग्राम उर्दू मीडिया 2.0। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।